कैप की बुक का सैलरी। मेरी कोशिश होगी मैं मैक्सिमम डिटेल इसकी एक्सप्लोर करूं। इस बार के लिए तो बहुत सुपर इम्पोर्टेंट एरिया है। सर सैलरी क्या सीन है सैलरी का? सैलरी असल में मुआवजा है, और इसको बताने के लिए मैं ये बताता हूं कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को एम्प्लॉयमेंट के बदले जो पैसे देता है उसको सैलरी कहते हैं। एम्प्लॉयर कौन है? जो मुलाजमत पर रखता है, एम्प्लॉयर है। एम्प्लॉय कौन है? जो मुलाजमत करता है, सर्विसेज देता है। एम्प्लॉयमेंट क्या है? ये मुलाजमत है। टैक्स वालों ने एम्प्लॉयमेंट को डिफाइन किया कि 3 चीजें जो बंदा कर रहा हो उससे समझा जाएगा ये एम्प्लॉयमेंट में हो। सबसे पहली, कोई भी काम जिससे उसको फिक्स पैसे मिल रहे हैं, ये एम्प्लॉयमेंट है। दूसरी, किसी कंपनी का डायरेक्टर है, समझा जाएगा ये एम्प्लॉयमेंट में। तीसरा, अगर सरकारी मुलाजिम है, किसी सरकारी सीट पे, तो समझा जाएगा ये एम्प्लॉयमेंट में है। एम्प्लॉयमेंट के एवज जो पैसे मिलते हैं, जो जो बेनिफिट मिलता है, मुआवजा जो भी मिलता है, वो पैसों की सूरत में भी हो सकता है, अदर देन कैश भी हो सकता है, वो सैलरी कहलाता है। सैलरी में क्या क्या शामिल है? सर सैलरी में पे, ओवर टाइम, फी, वेज, बोनस, ग्रेचुटी, लीव पे, कमीशन, वर्क कंडीशन, सप्लीमेंट, ये सारी चीजें सैलरी की डेफिनेशन में शामिल। यानी अब इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि डिस्कशन होनी चाहिए, जिस पर कमीशन, सर अभी तो बताया आपने कमीशन एफटीआर है। भाईजान आपको अगर आपका एम्प्लॉयर कमीशन दे रहा है, जिसके पास नौकरी करे वो कमीशन दे रहा है, तो वंडर दैट सैलरी आएगी और एनटीआर होगी। वर्क कंडीशन सप्लीमेंट, हालात मुश्किल हैं और उसकी वजह से आपको इजाफी पैसे दिए जा रहे हैं, तो ये वर्क कंडीशन सप्लीमेंट जो है ये भी सैलरी के हेड में आता है। ग्रेचुटी, रिटायरमेंट के बाद बेनिफिट है, सैलरी में आता है। ओवर टाइम, 9 to 5 जॉब है, 5 से लेकर 10 बजे तक आपने एक्स्ट्रा काम किया, ओवर काम किया, उस पर ओवर पैसे मिले, वो ओवर टाइम। परक्विजिट, परक्विजिट का मतलब होता है सहूलियात। और अलाउंस, अलाउंस का मतलब होता है सहूलियात के लिए दिया गया पैसा। अगर मेरा एम्प्लॉय, अब ये बात ध्यान से समझो, परक्विजिट और अलाउंस में कुछ लोगों को फर्क नहीं पता चलता। आई कैब वालों ने मुझे कहा, अली इमरान अगर तुम बीमार होगे तो हम तुम्हारा इलाज कराएंगे, ये सहूलत है इलाज की। आई कैब वाले हर महीने का 30,000 रुपये मुझे इलाज मुआवजे के लिए देते हैं, ये अलाउंस है। जहां पर पैसा मिल रहा हो वो अलाउंस होता है, जहां पर सहूलत मिल रही हो वो परक्विजिट होता है। आई कैब वालों ने कहा, तुम अली इमरान बिजली पानी गैस की टेंशन लेनी, खुल के इस्तेमाल करो, जितना बिल आएगा हम देंगे, ये परक्विजिट है। और अगर आई कैब वाले कहें कि जनाब हम आपको 20,000 रुपये महीने का बिजली के बिल के हवाले से देंगे, जरा आपकी मर्जी है, बिजली जितनी मर्जी इस्तेमाल करें, हम आपको 20,000 देंगे, ये अलाउंस। अलाउंस में पैसे दिए जा रहे होते हैं, परक्विजिट में सहूलत दी जा रही होती है। अगर आई कैब वाले मुझे घर दे दें, ये परक्विजिट है। घर का किराया दें, ये सर समझ आ रही है, ये अलाउंस। जगह हमने आपको महीने का 50,000 रुपया देना है, जहाँ पे मर्जी पोर्शन देख के रह लें, ये अलाउंस। और अगर वो आपको एक घर दें, या घर रहने के लिए दें, या घर किराए पर लेकर खुद आपको दें रहने के लिए, तो ये क्या है? ये परक्विजिट नहीं है, बल्कि ये ये अलाउंस नहीं है, बल्कि ये परक्विजिट है कि वो आपको सहूलत दे रहे हैं, वो बेनिफिट आपको दे रहे हो। अच्छा, बस ये चीज देखनी बड़ी जरूरी होती है कि ये काम करने के लिए बेनिफिट मिल रहा है या काम करने के एवज मिल रहा है। क्या मतलब? फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी है या अगेंस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी है। आई कैब वालों ने मुझे ये लैपटॉप दिया है कि सर आप इस लैपटॉप को यूज करें और बच्चों को पढ़ाएं। अब ये लैपटॉप
जो आई कैब वालों ने मुझे दिया है ये काम करने के लिए दिया है। सर समझ में आ रही है? आई कैब वालों ने मुझे आई कैब आने के लिए 5000 आने का 5000 जाने का किराया दिया है। सर ये जो 10,000 रुपये आई कैब ने मुझे दिए ये काम करने के लिए दिया है, काम करने के एवज नहीं दिया। आप मेरा पॉइंट समझ आ रही? अगर आई कैब वाले ये जो 5 लेक्चर हैं इसके एवज मुझे 5 लाख देते हैं, ये 5 लाख रुपए जो मुझे मिलेगा ये काम करने के एवज मिलेगा, कंसिडरेशन के तौर पे मिलेगा, ये मेरी इनकम होगी। लेकिन जो काम करने के लिए बेनिफिट दिया जाता है वो इनकम में शामिल नहीं होता। ये चीज़ अपने जहन में रखिएगा, ये सबसे अहम पहलू है। तब सैलरी को ना हम कॉन्सेप्चुअली देखते नहीं हैं और बस ये कोशिश करते हैं कि हम इसको याद कर लें। सर याद करना असल आर्ट नहीं है, इसमें से न्यूमेरिकल ही आता है ज़्यादा। तो उसका क्रक्स देखो यार, आप काम कर रहे हो, आपको काम करने के बदले जो मिल रहा है वो, आपका एम्प्लॉयर आपको कहता है इस्लामाबाद में लेक्चर दे आओ, आई कैब वाले मुझे कहते हैं इस्लामाबाद, आई कैब इस्लामाबाद में लेक्चर दें। ठीक है, आई कैब इस्लामाबाद में लेक्चर देने आप चले गए, ये क्या होगा, ये आपकी, इन्होंने जाने आने का 20,000 रुपया मुझे दिया, जाने का और आने का 20,000 मुझे दिया। ये तो लेक्चर देने के लिए जाना आना ज़रूरी था, ये मेरी इनकम में शामिल नहीं होगा। उस लेक्चर के एवज मुझे 2 लाख दिया, वो मेरी इनकम में शामिल होगा। पॉइंट समझ आ रहा है? काम को करने के लिए नहीं, करने के एवज। तो भाई यहां पर परक्विजिट हो या अलाउंस हो, अगर काम करने के लिए दिया तो इनकम नहीं है, काम करने के बदले में दिया तो इनकम है। आई कैब वालों ने मुझे कहा आपने बहुत अच्छा सेशन कंडक्ट किया, हम आपको 3 नाइट स्टे देते हैं विद फैमिली बुरबन में। अब ये काम करने के लिए नहीं है, ये काम करने के बदले में है। और सर समझ आ रही है? ये इनकम में शामिल होगा, ये क्रक्स है सर। अच्छा अब हुआ क्या, अब आई कैब वालों ने मुझे ये बेनिफिट दे दिया। मैंने कहा सर जी पैसे, कहते हैं यार होया की हो गया, आप वहां से हुए हैं, बिल हमें दे दीजिएगा, हम आपको पैसे दे देंगे। उन्होंने, मैं बुरबन गया, वहाँ 3 लाख रुपए का खर्चा आया, 3 लाख के बिल मैंने आई कैब को दिए, आई कैब वालों ने 3 लाख के बिल के बदले में मुझे 3 लाख रुपया दे दिए। ये जो 3 लाख रुपया मुझे आई कैब ने दिया है, जो बिल मैंने आई कैब में सबमिट किए, इसको कहते हैं रीइंबर्समेंट, पैसों का वापस मिलना। बिल दिए और पैसे वापस आए, ये रीइंबर्समेंट है। रीइंबर्समेंट के वाले से भी देखना होता है कि ये काम करने के लिए थी या काम करने के एवज थे। अगर 20,000 रुपया जो इस्लामाबाद जाने आने के वाले से आई कैब ने मुझे कहा कि आप चले जाएं हमसे ले लेना, मैंने वो 20,000 रुपया रीइंबर्स करवाया बिल देकर, तो वो तो मेरी इनकम में शामिल नहीं होगा चूंकि वो काम करने के लिए था। लेकिन ये 3 लाख रुपया जो बुरबन में स्टे करने का आई कैब वालों ने मुझे बिल रीइंबर्स किए हैं, ये मेरी इनकम में शामिल होकर टैक्स होंगे। गर्ज ये कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपके जहन में होना चाहिए कि भाई जो पैसे मिल रहे हैं वो काम करने के लिए नहीं मिल रहे, काम करने के एवज मिलने चाहिए, एज कंसिडरेशन मिलने चाहिए, बदले के तौर पे, काम के बदले के तौर पे मिलने चाहिए, काम करने के लिए नहीं। सर बेनिफिट परक्विजिट भी हो सकता है और अलाउंस भी हो सकता है। परक्विजिट में 2 देखेंगे, एक देखेंगे मनी और एक देखेंगे अदर देन मनी। मनी में क्या आएगा, यूटिलिटी और मेडिकल फैसिलिटी, और अदर देन मनी में क्या आएगा, कन्वेंस और एकोमोडेशन। सर जी अगर आई कैब वाले मुझे कहते हैं कि भाई आपका बिजली का बिल हम देंगे, बिजली का बिल आ गया 75,000 रुपये, आई कैब वालों ने बिजली का बिल पे किया, तो ये तो पैसे पे किए ना उन्होंने, ये कन्वर्टेबल इनटू मनी है। मेरी तबीयत खराब हो गई, मैं हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल का 55,000 रुपये का बिल बन गया, आई कैब वालों ने पे किया, तो ये तो पैसों में कन्वर्ट हो गया ना। लेकिन अगर आई कैब वालों ने मुझे कन्वेंस दी या आई कैब वालों ने मुझे रिहाइश दी, तो कितना फायदा मुझे मिला, इसको टैक्स के असूलों के मुताबिक कैलकुलेट किया जाता है। इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में आपको वो भी पढ़ा रहा हूँ, वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट बोलते हैं उसको, एज पर टैक्स रूल्स। बस ये याद रखना, बेनिफिट परक्विजिट भी हो सकता है, अलाउंस भी हो सकता है। जो बेनिफिट भी हो, मेनली क्या देखना है, काम करने के लिए या काम करने के एवज। चूँकि काम करने के एवज जो आपको मिलेगा, काम करने के बदले के वाले से जो पैसे आपको मिल रहे होंगे, वो टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी होंगे। क्या ये बात आपको क्लियर होगी? येस और नो? हाँ ना करो यार। जी सर, आगे चलते हैं।
सर मैं पहले आईसीएमए में पढ़ाता था, फॉर एग्जांपल समझाने के लिए बता रहा हूं। आई कैब वालों ने मुझे कहा कि आप हमारे पास आकर यहां पर पढ़ाएं, हम अगर आपने आई कैब ज्वाइन कर लिया तो हम आपको 5 लाख रुपया देंगे। अब मैंने आई कैब को ज्वाइन करने के एवज 5 लाख लिया। ये जो 5 लाख मैंने लिया ये मेरी इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा अंडर दैट सैलरी। मैंने आई कैब ज्वाइन कर लिया और आई कैब ने मुझे कहा कि सर 3 घंटे का लेक्चर आपने देना है। मैंने कहा भाई 3 घंटे का नहीं, मैं 1 घंटे का लेक्चर दूंगा। उन्होंने कहा नहीं सर 3 घंटे का ही देना पड़ेगा। मैंने कहा भाई मैं इसका 2 लाख एक्स्ट्रा लूंगा। आई कैब वालों ने अपनी शर्त मनवाने के लिए मुझे 2 लाख एक्स्ट्रा दिया, ये भी मेरी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। आई कैब वालों ने कहा जी कि आपने 2 से 5 बजे तक लेक्चर देना। मैंने कहा नहीं भाई सुबह 9 से 12 2 बजे तो मेरी सोने की रूटीन है। आई कैब ने कहा सर हम आपको 2 लाख एक्स्ट्रा देंगे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं रात को ज़्यादा देर तक सो लूँगा, अब आपकी बात तो माननी पड़ेगी। और सर समझ आ रही है, ये जो आई कैब का मतलब है मेरा एम्प्लॉयर। मैं अपने एम्प्लॉयर की कोई शर्त मान रहा हूँ, अपने एम्प्लॉयर के कहने पर चल रहा हूँ, अपने एम्प्लॉयर के कहने पर मैं इदारा ज्वाइन कर रहा हूँ। जो पैसा मुझे मिल रहा है वो मेरी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा अंडर द हेड सैलरी। हाँ अलबत्ता आई कैब वालों ने कहा भाई आप आए हैं, बच्चे तो सेटिस्फाइड हो नहीं रहे, आप चले जाएं छोड़ के। मैंने कहा सर अब तो 5 दिन का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अब तो नहीं मैं जाऊंगा। उन्होंने कहा सर बस काफ़ी है जितना आपने पढ़ाया, अब आप चल जाए। मैंने कहा भाई मैं अब छोड़ने का 10 लाख लूंगा। सर समझ आ रही, ये टर्मिनेशन के भी पैसे ले रहा हूं। टर्मिनेशन के पैसे जो होते हैं ये भी अंडर द हेड सैलरी आते हैं। गर्ज ये जो सारी डिस्कशन थी उसका मतलब क्या था भाईजान, मैंने पैसा लिया एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में आने का, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट की किसी शर्त को मानने का, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट के तहत किसी चीज़ से रुकने का, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट करके बाद में टर्मिनेट होने पर कोई पैसे मैंने लिए हैं या रिटायर होने पर कोई बेनिफिट मुझे मिल रहा है, ये सब कुछ टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी होगा। सर पेंशन या एन्युटी, सर रिटायरमेंट के बाद जो आपको फिक्स अमाउंट मिल रही होती है उसको पेंशन बोलते हैं। एन्युटी और पेंशन में जो मेजर डिफरेंस है वो पता है क्या होता है? एन्युटी में ड्यूरेशन फिक्स होता है, 5 साल 3 साल, गाड़ी किस्तों पर ली 5 साल की होगी 3 साल की होगी। लेकिन पेंशन के अंदर अब पता नहीं बंदा कितना अरसा जिंदा रहता है, तो ड्यूरेशन की लिमिट, ड्यूरेशन का टाइम फिक्स नहीं होता। गर्ज ये कि ये दोनों केसेस में जो पैसे आपका एम्प्लॉयर आपको दे रहा है आपकी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको शेयर्स दे दे वो आपकी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। टैक्स चार्जेबल ऑन एम्प्लॉय सैलरी एंड बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर। ये अगली बात, सर जितना टैक्स एम्प्लॉय को भरना चाहिए था अगर एम्प्लॉयर ने उसका टैक्स भर दिया तो ये भी एक फ़ायदा है जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया और उसकी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। ये अभी तक मैंने जितनी बातें आपको बताई हैं ये क्रैम नहीं करनी है, आपने क्रैम नहीं करनी, समझनी है। अंडर द हेड सैलरी क्या क्या आता है ये आपको पता होना चाहिए। ले सर आगे चलता हूं। सर सैलरी रिसीट बेस पर टैक्स होता है जब एक्चुअल रिसीव की, ये अभी मैंने 2 मिनट पहले बताया, पिछले सेशन की आखिरी बात ये थी। जब एक्चुअल में रिसीव हो गया, जब फ़ोन आ गया, अवेलेबल हो गया, जब मेरे कहने पर मेरे भाई को पैसे दे दिए, समझा जाएगा सैलरी मैंने वसूल कर ली है। सैलरी पर जो टैक्स कट के मिला समझा जाएगा मैंने पूरी अमाउंट वसूल की है। जो टैक्स कटा है समझा जाएगा वो भी मैंने वसूल किया है। बताइए ना ये वाली बात। ये सर यहाँ पर लिखिए, एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। समझिए टैक्स ईयर 2022 जो है उसमें 12 माह मैंने काम किया है, मेरी सैलरी 1 लाख थी। 12 माह मैंने काम किया है तो पूरी सैलरी, तो मेरी जो सैलरी मैंने कमाई है वो तो 12 लाख है, लेकिन जो वसूल की है वो 8 लाख। सर जी एक होता है रिसीट बेसिस और एक होता है एक्रूअल बेसिस। मुख्तलिफ टीचर मुख्तलिफ तरीके से पढ़ाते हैं। मैं आपको सिंपल ये कहूँगा, रिसीट बेस का मतलब है कि वसूल कितने किए और एक्रूअल बेस का मतलब है कि कमाए कितने। 12 माह काम किया है, 12 माह कमाए, 12 माह की तनख्वाह कमाई है, कितनी? सर 12 लाख।
जबकि वसूल कितने किए हैं? 8 लाख। सैलरी किस बेस पर टैक्स होनी है? रिसीट बेसिस पर, यानी 8 लाख पे टैक्स लगेगा 5,000। 2023 में देखो हुआ ये कि इस साल की पूरी सैलरी भी मिल गई और पिछले साल का 4 मंथ भी मिल गया। ये कितना बना? सर कमाए तो मैंने इस बार भी 12 लाख थे, लेकिन वसूल कितने किए हैं? 16 लाख किए। तो टैक्स कितना बनेगा? 65,000। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगली बात बताने लगा हूं। अगर एरियर में सैलरी वसूल करने की वजह से मुझ पर हायर रेट पर टैक्स लग गया, अगर पिछले सालों की सैलरी इस साल वसूल करने की वजह से मुझ पर हायर रेट पर टैक्स लग गया है, तो मैं एफबीआर को कह सकता हूं कि मुझे एक्रूअल बेस पर टैक्स कर दो और रिसीट बेस पर टैक्स ना करो। देखो भाई गौर से देखना, अगर जितने पैसे कमाए थे उस हिसाब से टैक्स लगता तो पहले साल 15,000 था, दूसरे साल 15,000 था। एक्रूअल बेस पर चलता तो कितना टैक्स लगता? 30,000। रिसीट बेस की वजह से कितना टैक्स लग गया है? और यार मेरी बात समझ आ रही है? मुझे पिछले सालों की सैलरी इस साल मिलने की वजह से हायर रेट पर टैक्स लग गया है, तो मैं एफबीआर को कह सकता हूं ना बाबा, मैंने रिसीट बेस पर नहीं चलना, मैंने एक्रूअल बेस पर चलना है। मेरे पास ऑप्शन है। सर अंडर द हेड सैलरी कोई खर्चा माइनस करने की इजाजत, इसकी क्या बात हुई? सर सैलरी के हेड में कुछ भी माइनस नहीं होता, जितनी तनख्वाह होगी उस पर टैक्स लगेगा। मैंने पैसे कमाने के लिए आई कैप आ रहा हूं, आई कैप जा रहा हूं, फ्यूल लगा रहा हूं, माइनस करने की इजाजत है ना? मैंने आई कैप में पढ़ाने के लिए इंग्लैंड जाके ट्रेनिंग की है, 3 माह का कोर्स किया है, मेरा 25 लाख रुपया वहां पे लग गया है, तो क्या माइनस करने की इजाजत होगी? ट्रेनिंग का खर्चा कुछ माइनस करना ही नहीं है। अंडर द हेड सैलरी कुछ भी माइनस। अब एक सवाल, अगर एक बंदे की सिर्फ सैलरी इनकम है और वो ज़कात देता है, माइनस होगी या नहीं? ज़कात अंडर द हेड सैलरी लेस नहीं होती, ज़कात टोटल इनकम में से लेस होती है, तो टोटल इनकम में से तो लेस होगी। सर समझ आ रही है? अंडर द हेड सैलरी कोई खर्चा माइनस नहीं होना, वो सैलरी का हेड होगा और कोई इनकम होगी ना कुछ हुई तो वो टोटल इनकम बनेगी। टोटल इनकम में से ज़कात, WWF, WPPF, एजुकेशनल एक्सपेंस, ये तो लेस हो सकता है और होगा। अच्छा जनाब, ये वाली बात भी मैंने बता दी, रिलीफ वेयर सैलरी इज रिसीव्ड इन एरियर। अच्छा ये वाली बात हो गई, मैं थोड़ा सा आगे चलना चाह रहा हूँ। क्या समझा जाएगा कब पैसे वसूल कर लिए? आई कैब वालों ने मुझे गाड़ी दी, कब समझा जाएगा मैंने गाड़ी वसूल कर ली? जब मैंने वो गाड़ी की चाबी वसूल कर ली, जब मेरे भाई ने गाड़ी की चाबी की वसूल कर ली, जब ड्राइवर ने मेरे कहने पर गाड़ी की चाबी वसूल कर ली, या जब ड्राइवर ने मेरे भाई के कहने पर गाड़ी की चाबी वसूल कर ली। 4 बातें मैंने बता दी। जब एम्प्लॉय वसूल कर ले, जब एम्प्लॉय का एसोसिएट वसूल कर ले, जब थर्ड पर्सन एम्प्लॉय के कहने पर वसूल कर ले, जब थर्ड पर्सन एम्प्लॉय के एसोसिएट के कहने पर वसूल कर ले, समझा जाएगा बेनिफिट वसूल हो गया। जब आई कैब के चेयरमैन मुझे चाबी दें, समझा जाएगा मैंने गाड़ी वसूल कर ली। जब आई कैब के डायरेक्टर चेयरमैन के कहने पर मुझे गाड़ी की चाबी दें, समझा जाएगा मैंने गाड़ी वसूल कर ली। जब शोरूम वाला आई कैब के प्रेसिडेंट के कहने पर मुझे गाड़ी की चाबी दे, समझा जाएगा मैंने वसूल कर लिया। जब शोरूम वाला आई कैब के एसोसिएट के प्रेसिडेंट के एसोसिएट कह लूँ या ये कह लूँ कि डायरेक्टर कह लूँ, उसके कहने पर गाड़ी की चाबी दे, समझा जाएगा मैंने गाड़ी वसूल। 8 एम्प्लॉयर का एसोसिएट, थर्ड पार्टी एम्प्लॉयर के कहने पर, थर्ड पार्टी एम्प्लॉयर के एसोसिएट के कहने पर, 4 और 4 8 पॉइंट हो गए। कब समझा जाएगा मैंने बेनिफिट वसूल कर लिया है? जब एम्प्लॉय वसूल कर ले,
जब एम्प्लॉय का एसोसिएट वसूल कर ले, जब थर्ड पर्सन एम्प्लॉय के कहने पर वसूल कर ले, जब थर्ड पर्सन एम्प्लॉय के एसोसिएट के कहने पर वसूल कर ले, जब एम्प्लॉयर दे दे, जब एम्प्लॉयर का एसोसिएट दे दे, जब थर्ड पर्सन एम्प्लॉयर के कहने पर दे दे, जब थर्ड पर्सन एम्प्लॉयर के एसोसिएट। यार ये बातें मुश्किल नहीं लगनी चाहिए, अब सीधी सीधी बातें हैं, लिखा हुआ लगता है पता नहीं क्या लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा आप रियलिस्टिक होके सोचें तो आप पिक कर लेते हो कि गेम क्या है। 8 बातें हो गई। 9वीं बात है पास्ट और प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर। फॉर एग्जांपल मैं आईसीएमए में पहले काम कर रहा था, वो मेरा पास्ट एम्प्लॉयर है, आई कैप मेरा करंट एम्प्लॉयर है, एसीसीए मेरा प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर है। तो अगर मैं पास्ट एम्प्लॉयर से कोई फ़ायदा लेता हूँ या प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर से कोई फ़ायदा लेता हूँ, और सर समझ आ रही है, तो वो भी जब कोई बेनिफिट देंगे तो समझा जाएगा मैंने वो बेनिफिट वसूल किया है। दिस वॉज 1.7। अच्छा जनाब, दरमियान में कुछ 2-4 चीज़ें मैंने छोड़ी हैं, इंटेंशनली छोड़ी हैं, वो मैं बाद में कवर कराता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं परक्विजिट वाली चीज़ें बड़ी डिटेल से आपको बताऊँ। सर जी सबसे पहले आ गया परक्विजिट, कहते हैं सहूलत। अब जहाँ पर तो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को सहूलत दी है और वो पता चल गया कितने रुपए की दी है, फिर तो बहस ही खत्म हो गई। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा जितना बिल आएगा मैं दूंगा, बिल आ गया 36,000 रुपया, एम्प्लॉयर ने 36,000 रुपया अदा कर दिया, कितने का फायदा दिया? 36,000 रुपये का फायदा दिया, इनकम में शामिल होकर टैक्स हो जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है? हाँ, मसला उधर आता है जहां एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को रिहाइश दे देता है या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कन्वेंस दे देता है, तो कितने का फायदा दिया जो इनकम में शामिल होकर टैक्स होना? दिस इज अ क्वेश्चन। अब जरा इसको देखते हैं। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कन्वेंस दी है तो बात नंबर 1 सबसे पहले देखेंगे किस मकसद के लिए दी है, ऑफिशियल या पर्सनल या सिर्फ पर्सनल। ऑफिशियल का क्या मतलब है? एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कन्वेंस दी है ऑफिशियल पर्पस के लिए। मिसाल के तौर पे एसबीआई वालों ने मुझे कहा है कि सर आप ना इस्लामाबाद जाना है, ये कन्वेंस है, ये गाड़ी है, ड्राइवर साथ है, आप इस्लामाबाद चले जाएं और इस्लामाबाद से वापस आ जाएं। आई कैब वालों ने गाड़ी दी, ड्राइवर दिया, मैं इस्लामाबाद गया, इस्लामाबाद से वापस आया, अब मैं वापस इधर उतरा, यहाँ से वापस अपने घर रिक्शे पे गया। क्यों? जो फायदा उन्होंने मुझे दिया था वो सिर्फ ऑफिशियल पर्पस के लिए था। इसका मतलब यह है कि मुझे उन्होंने कोई फायदा नहीं दिया, वो सारा फायदा काम के लिए था। इसका मतलब है वो मेरी इनकम में शामिल होकर टैक्स नहीं होगा। हाँ, अगर आई कैब वाले मुझे गाड़ी देते हैं, कहते हैं सर जी ये आपकी गाड़ी है, चलाएं, इस्लामाबाद भी जाना है वहाँ भी चल जाएं, बच्चों को भी घुमाएं फिराएं, कोई मसला नहीं है, मैं इस्लामाबाद भी जाता हूँ वापस भी आता हूँ, गाड़ी घर खड़ी करता हूँ, शाम को बच्चों को भी लेके घुमाता फिर। इसका मतलब है बोथ ऑफिशियल और पर्सनल है। और अगर आई कैब वालों ने मुझे 2 गाड़ियां दी हुई हैं, एक गाड़ी दी हुई है ऑफिशियल पर्पस के लिए और एक गाड़ी दी हुई है सिर्फ गाड़ी खड़ी होती है, वो वहां पर घर वालों ने कहीं जाना हो, बच्चों ने स्कूल जाना है, ड्राइवर रखा हुआ है, बच्चे स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, सपारे पे जाते हैं, वो सारा उनको डील कर। अब ये प्योरली पर्सनल है। यार आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि पर्सनल, बोथ ऑफिशियल और पर्सनल और सिर्फ ऑफिशियल में क्या डिफरेंस। अब तीनों सिचुएशन में क्या होगा? सबसे पहले आपको पर्पस समझ आ गया तो भाई ऑफिशियल पर्पस के लिए अगर गाड़ी दी फिर तो कोई बेनिफिट नहीं दिया हुआ। हाँ, अगर बोथ ऑफिशियल और पर्सनल है तो 5%, और अगर सिर्फ पर्सनल है तो 10% बेनिफिट है। सर 10% किसका? गाड़ी का। सर गाड़ी कौन सी? वो कहते हैं भाई गाड़ी है कौन सी, ओन्ड है या लीज्ड है। अगर गाड़ी ओन्ड है यानी आई कैब की अपनी गाड़ी है तो फिर कॉस्ट का 5% लेंगे। और अगर आई कैब ने भी गाड़ी किस्तों पर ली हुई है तो जिस वक्त आई कैब ने गाड़ी किस्तों पर ली थी उस वक्त की जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी उसका 5% लेंगे बेनिफिट को कैलकुलेट करने के लिए जो आई कैब ने मुझे दिया है या एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया है और उसकी इनकम में शामिल होगी। फेयर मार्केट वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ लीज टर्म। यहाँ पर आई कैब के सवाल में भी उल्लू बनाने के लिए उसने क्या किया है, आपको अभी की डेट दे दी है, करंट ईयर पे इसकी फेयर मार्केट वैल्यू है, रेलिवेंट नहीं है। जिस वक्त आई कैब वालों ने गाड़ी किस्तों पर ली थी उस वक्त की फेयर मार्केट वैल्यू का 5% या 10% इज द रेलिवेंट बेनिफिट। इस तरह से कैलकुलेट करना।
5% या 10% किस अमाउंट का पता चल गया। अब तीसरा स्टेप है ड्यूरेशन, कितना अरसा आपके पास रही। अगर आई कैब ने आपको दिसंबर में गाड़ी दी है तो भाई इसका मतलब है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 7 महीने, 7 महीने आपके पास रही। जितना बेनिफिट भी होगा, लेट से बोथ ऑफिशियल और पर्सनल था, तो कॉस्ट थी 10 मिलियन, 10 मिलियन का 5% लेके इंटू 7/12। और सर जितना अरसा आपके पास रहा है उसको उतने अरसे के हिसाब से एलोकेट करना है और तकसीम करना है। सर पॉइंट समझ में आ गया। सो ड्यूरेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। पूरा साल आपके पास रही 12/12, फिर तो कुछ नहीं। आधा साल आपके पास रही 6/12, 3 माह रही 3/12। और सर समझ आ गया, ये क्रक्स है कन्वेंस में। एक पहलू और है, बारीक सा पहलू है। अच्छा, एक आध बार पास पेपर में भी आया हुआ है, वो कहता है आई कैब ने अली इमरान को गाड़ी दी हुई है, उसके अलावा अली इमरान ने आई कैब से 30,000 रुपया भी वसूल किया है मेंटेनेंस का। अब सवाल ये, क्या मेंटेनेंस का जो खर्चा है वो इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा या नहीं होगा? और सवाल समझ आई है? तो इसका जवाब ये है कि ये जो 5% और 10% है ना, इसमें कंपनी मेंटेन्ड कार का होता है। इसमें अंडरस्टूड है कि मेंटेनेंस एम्प्लॉयर ने करा के देनी। और अगर आई कैब वालों ने मुझे कहा कि सर आप करवा लें मेंटेनेंस, जो खर्चा होगा हम दे देंगे, तो ये जो बेनिफिट मुझे मेंटेनेंस का 30,000 रुपया उसके तेल तब्दील करने पे लगा है, ऑयल चेंज करने पे लगा है, टायर्स को सही कराने में लगा है, तो 30,000 रुपये का खर्चा हुआ है। मैंने 30,000 का बिल आई कैब को दिया, आई कैब वालों ने 30,000 रुपया मुझे वापस कर दिए। ये बेनिफिट मेरी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा? द आंसर इज नो। भाई जब 5 और 10% टैक्स कर रहे हो ना, इसके अंदर मेंटेनेंस वाला बेनिफिट शामिल है। क्लियर होगी बात जी? कन्वेंस के बारे में ये बात। एकोमोडेशन, रिहाइश। अच्छा, एकोमोडेशन को पढ़ाने से पहले मैं आपको पहले मिनिमम टाइम स्केल पढ़ा देता हूँ। या जो सरकारी इदारे हैं या जहाँ पर टाइम स्केल्स होते हैं, यानी स्केल के हिसाब से नौकरियाँ होती हैं, 17वां ग्रेड है, 18वां ग्रेड है, 19वां ग्रेड है, उसमें चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। उसे कहा जाता है, किसी हर स्केल की मिनिमम मैक्सिमम लिमिट होती है और उसमें इस तरह से शो किया जाता है, ये जिस तरह से ये यहाँ पे शो किया है, 4900, 800, 8500। व्हाट इज 4900? इस स्केल की, लेट से 14 स्केल की ये मिनिमम सैलरी है। इस स्केल में कम से कम सैलरी 4900 होगी। 800 क्या है? 800 क्या है सर जी? 800 इज द इंक्रीमेंट। और 8500 क्या है? मैक्सिमम से। तो भाई इस तरह से दी होती है। अब कोई भी नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई उस बंदे की सैलरी 6,000 हो, लेकिन जब कन्वेंस, जब अकोमोडेशन का बेनिफिट लेंगे तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 45% ऑफ मिनिमम टाइम स्केल। और सर समझ आ रही है? तो फिर मिनिमम टाइम स्केल 6,000 का 45% नहीं लेंगे, बल्कि मिनिमम टाइम स्केल का 45% हो। भाई मेरी बात समझ आ गई? इसमें ये पहलू था। अच्छा अब देखो, सबसे पहली बात है मिनिमम टाइम स्केल क्या है? किसी स्केल की मिनिमम सैलरी इज द मिनिमम टाइम स्केल। पेपर में अगर मिनिमम टाइम स्केल ना दिया हो तो फिर क्या यूज करेंगे? बेसिक सैलरी यूज कर लेंगे। अच्छा, अब अकोमोडेशन का बेनिफिट है, इसको मैं मिटाने लगा हूं ताकि मैं असल बात बता सकूं। अकोमोडेशन का बेनिफिट कितना है? अकोमोडेशन का, रिहाइश का बेनिफिट कितना मिला? वो कहते हैं वो जो जगह आपको रहने के लिए दी हुई है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू, अमाउंट दैट वुड बी पेड इफ अकोमोडेशन वाज नॉट प्रोवाइडेड। अगर अकोमोडेशन ना दी होती तो कितने पैसे मिलते? वो, विच मीन्स फेयर मार्केट रेंट। और दूसरे नंबर पे क्या है? 45% ऑफ मिनिमम टाइम स्केल, विच एवर इज हायर। 45% ऑफ मिनिमम टाइम स्केल। अगर मिनिमम टाइम स्केल ना गिवन हो तो क्या करेंगे?
बेसिक सैलरी ले लेंगे। अगर मिनिमम टाइम स्केल और बेसिक सैलरी दोनों गिवन हो तो कौन सी वैल्यू लेंगे? मिनिमम टाइम स्केल लेंगे, बेसिक सैलरी नहीं लेंगे अगर दोनों गिवन हो तो। हमारी प्रायोरिटी है मिनिमम टाइम स्केल, वो ना हो तो बेसिक सैलरी का 45% और फेयर मार्केट रेंट विच एवर इज हायर। तो भाई अच्छा, अब ये अगली बात ये भी सुन लो कि ये एनुअल का कैलकुलेशन होती है। सालाना फेयर मार्केट रेंट, रेंट की सालाना वैल्यू और 45% ऑफ मिनिमम टाइम स्केल। अब ये जो आमतौर पे गिवन होता है ये 1 माह का होता है। तो बच्चे गलती ये करते हैं कि ये 1 माह का ले लेते हैं। नहीं भाईजान, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करो और रेंट की वैल्यू को भी 12 से मल्टीप्लाई करो, फिर जो वैल्यू आएगी उसको कंपैरिजन करो, जो हायर होगा वो इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में चला जाएगा। मुश्किल तो नहीं लग रहा सर जी? ले सर, दिस इज एकोमोडेशन, कन्वेंस भी बता दिया, एकोमोडेशन भी बता दिया। अब यहां पर एक छोटी सी बात और रह गई है सर जी, कुछ इलाके ऐसे हैं जो रूरल एरियाज हैं, वहां पर फिर 45% ऑफ मिनिमम टाइम स्केल नहीं होता बल्कि 30% होता है। और वो आपको एक्सप्लिसिटली बताएगा सर जी, एक बंदे को लाहौर में रिहाइश मिली हुई है, एक बंदे को मियाँ चन्नू मिली हुई है। और सर समझ आ रही है? तो लाहौर में जिसको रिहाइश मिली उसको प्रीमियम रिहाइश मिली है। मियाँ चन्नू के लिए अगर लॉ ये कह दे कि यहाँ पर मिनिमम टाइम स्केल का 45% नहीं लेना बल्कि 30% लेना है, तो फिर 30% ले सर। इसमें ये सारी बात ही, लेकिन ये सिर्फ तब अप्लाई होना है जब खास तौर पे सवाल में गिवन हो। अच्छा, अब मेरी एक बात सुनो, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा जितना बिल आएगा मैं दूंगा, टेंशन नहीं लेनी। उसने भी जो ना दबा के एसी चलाया, बिल आ गया 1 लाख रुपए का। किसने अदा किया? एम्प्लॉयर ने अदा किया। कितने का फायदा हो गया? 1 लाख का फायदा एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दे दिया, वो उसकी इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा अंडर दैट। केस नंबर 2, एम्प्लॉयर ने देखा भाई ये तो एसी बंद ही नहीं कर रहा, एम्प्लॉयर ने कहा भाई आधा बिल मैं दूंगा। बिल फिर भी 1 लाख का आया। एम्प्लॉयर ने अब कितना पे किया? जितना एम्प्लॉयर ने पे किया उतने का फायदा एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया और उतना टैक्सेबल होगा अंडर दैट सैलरी। केस नंबर 3, एम्प्लॉयर ने कहा 10% मैं दूंगा। कितना पे किया? 10,000। जितना एम्प्लॉयर ने पे किया उतना इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। केस नंबर 4, एम्प्लॉयर ने कहा 10,000 तुम पे कर दो, ऊपर जितना आएगा मैं कर दूंगा। यानी एम्प्लॉय ने 10,000 पे किया तो एम्प्लॉयर ने कितना पे किया? 90। सर कोई भी सिनेरियो आ सकता है, मैंने मैक्सिमम प्रोबेबल सिनेरियोज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। जितना फ़ायदा हो गया वो टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी होगा। सर ये अगर सारी बात आपको समझ आ गई तो अब अगली बात सुनो। सेम गोज विद डोमेस्टिक सर्वेंट। डोमेस्टिक सर्वेंट आपने घरेलू मुलाजिम है, आपने रखा, उसकी तनख्वाह आपको एम्प्लॉयर दे दे, तो जितनी उसकी तनख्वाह उसके बराबर फायदा आपका एम्प्लॉयर आपको दे रहा है, आपकी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। दूसरे नंबर पे अगर एम्प्लॉयर कहता है उसकी आधी तनख्वाह मैं दूंगा, तो आधा फायदा एम्प्लॉयर दे रहा होगा वो आपकी इनकम में शामिल होगा और इस तरह से चलेगा। अब यहां पर ना एक चीज बड़ी गौर तलब है, डोमेस्टिक सर्वेंट की बात कर रहा हूं मैं। यहां पे पढ़ा रहा हूं, एक बंदा यहां पर पानी रखने के लिए आ जाता है, मैं ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म कर रहा हूं। यहां पर जो बंदा पानी रखने के लिए आया है वो ऑफिशियल काम के लिए मुझे हेल्प कर रहा है। इस केस में उस बंदे की सैलरी मेरी इनकम में शामिल होकर टैक्स नहीं होगी। हाँ, अगर वो बंदा मेरे घर की सफाई करता है, अगर वो बंदा मेरे घर में गार्डनर है, अगर वो बंदा मेरा ड्राइवर है ऑफिशियल काम के अलावा पर्सनल, अगर वो बंदा आई कैब वाले एक सिक्योरिटी गार्ड देते हैं जो मेरे घर की हिफाजत करता है, हाँ ये सारे बेनिफिट हैं जिसको डोमेस्टिक सर्वेंट कहते हैं। और मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो जो घरेलू फायदा है ना, घर के लिए जो मुझे फायदा हो रहा है वो इनकम में शामिल होकर टैक्स होना है, ना कि ऑफिशियल काम के लिए जो फायदा मुझे मिल रहा है। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अच्छा एक छोटी सी बात, पहले एक तरतीब से मैं आपको ये देखो जी। अच्छा, ऑब्लिगेशन वेवर या सेटलमेंट, एक होता है वेवर, एक होता है सेटलमेंट। वेव कहते हैं माफ़ करने को। मैंने आई कैब से 50 लाख का कर्जा लिया हुआ था, आई कैब को मैंने दरख्वास्त लिखी है कि सर मुझे वो माफ़ कर दें, आई कैब ने माफ़ कर दिया। 50 लाख का फ़ायदा किसको हो गया?
50 लाख का फायदा मुझे हो गया, किसने दिया है? मेरे एम्प्लॉयर ने दिया, मेरी इनकम में शामिल हो गया, टैक्स होगा अंडर दैट सैलरी। केस नंबर 2, मैंने आई कैब को कहा 50 लाख का कर्जा लिया, मुझे माफ कर दो। उसने कहा भाई ये माफ नहीं होना, ऐसे हो सकता है कि हम महीने का 2 लाख आपकी तनख्वाह में से कम कर दें। अब इसका मतलब है ये माफ नहीं हुआ, इस केस में वो मेरी इनकम में शामिल नहीं हुआ। केस नंबर 3, आई कैब को मैंने कहा मिस्टर एक्स जो है इसने मुझे बड़ा तंग किया हुआ, इससे मैंने 50 लाख का कर्जा लिया था, आप ये अदा कर दो। वेव होता है माफ करना, सेटल होता है अदा करना। आई कैब वालों ने मिस्टर एक्स को कर्ज अदा कर दिया है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? इस केस में जो सेटलमेंट है वो भी एक बेनिफिट है, जो मेरे एम्प्लॉयर ने फायदा मुझे दिया, मेरी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। याद रखना, फायदा जब एम्प्लॉयर वाकई पैसे दे रहा है और आपको माफ कर रहा है, या उसने माफ कर दिए या उसने अदा कर दिए। अगर उसने किस्तें कर दी तो फिर ये बेनिफिट नहीं है, ये क्या बन जाता है? लोन बन जाता है। सर इस चीज को ज़हन में रखना। ऐसा भी होता है 50 लाख रुपए, उन्होंने कहा हम 10 लाख माफ कर देंगे, 40 लाख अदा करना पड़ेगा, तो कितने का फायदा हो गया? 10 लाख का। 50 लाख टोटल थे, 10 लाख एम्प्लॉयर ने माफ कर दिया, 40 लाख का अदा करो, तो कितने का फायदा हो गया? 10 लाख का फायदा इनकम में। यार मेरा पॉइंट पिक कर रहे हो? कर्ज ये कि फायदा जो दिया इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। सेल्फ हायरिंग का कॉन्सेप्ट है, पढ़ा देता हूं सर। अब सुनिए सेल्फ हायरिंग क्या है। मेरा आई कैब वालों ने मुझे कहा सर जी आप हमारे पास परमानेंट हो जाएं, हम आपको एकोमोडेशन देंगे। 1 जुलाई 2024 को मैं परमानेंट हो गया। मैंने भाई कैब को कहा भाई आपने मुझे कहा था परमानेंट हो गया आपको घर देंगे, मैं परमानेंट हो गया हूँ, दें घर। अच्छा वो कहते चलो ठीक है, हम ना आस पास कहीं देख रहे हैं, कोई पोर्शन आपको किनाल का ना रिहाइश के तौर पे ले लेते हैं। मैंने कहा आपने किराए पर लेना है? उन्होंने कहा। मैंने कहा सर ये पीछे वेस्टवुड सोसाइटी में मेरा अपना घर है, वो मुझसे किराए पर लेकर मुझे ही एज एकोमोडेशन दे देंगे। आप पॉइंट पिक करें, वो मुझसे किराए पर लेकर मुझे ही एज एकोमोडेशन दे दें। असल में आई कैब मेरा एम्प्लॉयर है और उसको मैंने क्या ऑफर किया है कि मुझसे मेरा घर किराए पर लेकर मुझे ही एज एकोमोडेशन दे दे। अब इस केस में क्या हुआ? एक, अब मेरे आई कैब से 2 रिश्ते हो गए। एक आई कैब मेरा एम्प्लॉयर है, दूसरा आई कैब मेरा किराएदार है। एम्प्लॉयर की हैसियत से आई कैब मुझे क्या दे रहा है? एकोमोडेशन दे रहा है। टेनेंट की हैसियत से आई कैब मुझे क्या दे रहा है? किराया दे रहा है। जो एकोमोडेशन दे रहा है उसका रूल वही अप्लाई होगा जो हमने किस में पढ़ा है? किस में पढ़ा है सर जी? जी, फेयर मार्केट रेंट ऑफ 45% ऑफ मिनिमम टाइम स्केल विच एवर इज हाई। और रेंट के केस में हमने पढ़ा हुआ है फेयर मार्केट रेंट और एक्चुअल विच एवर इज हाई। और सर समझ आ रही है? अब अगली बात सुनो, ये है सेल्फ हायरिंग। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर 2 बार नहीं टैक्स हो रहा, एक बार अंडर द हेड सैलरी, एक बार अंडर द हेड प्रॉपर्टी। तो इसका जवाब है बेटे फायदे भी 2 हो रहे हैं। आपको आपका एम्प्लॉयर रिहाइश दे रहा है, वो बेनिफिट टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी है। आपको आपका एम्प्लॉयर किराएदार की हैसियत से किराया दे रहा है, ये बेनिफिट अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। तो फायदे भी 2 हैं और इस पर टैक्स भी 2 लग रहे हैं। जो फायदा अंडर द हेड सैलरी है उस पर अलहदा टैक्स लग रहा है, जो फायदा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है उस पर अलहदा टैक्स लग रहा है। लें सर, अब आगे चलते हैं। छोटी सी बात और है, ऑल्दो ये अगले चैप्टर में लिखी हुई है प्रॉपर्टी में, लेकिन मैं आपको भी पढ़ा रहा हूं। और वो बात ये है कि
टाइम क्या है हमारा? 5:50 ले सर। एक्सेप्शन है हायर ऑफ फेयर मार्केट रेंट और एक्चुअल। इसमें से जो अगली बात है वो ये है कि फेयर मार्केट रेंट हायर ऑफ, हाँ इसमें अगली बात वो ये कह रहा है कि भाईजान जब सेल्फ हायरिंग का केस होगा ना तो ये वाला रूल हायर ऑफ फेयर मार्केट और एक्चुअल अप्लाई नहीं होगा, बल्कि इस केस में सिर्फ एक्चुअल जितना रेंट मिलेगा उस पर टैक्स लगेगा। ये वाली बात इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में दोबारा भी आनी है। अच्छा जी, मैंने ये आपको बता दिया। अब अगली बात सुनिएगा, अगर मुझे कोई भी फायदा मेरा एम्प्लॉयर देता है, लाख रुपए की गाड़ी थी, मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे 50,000 की दे दी, कितने का फायदा दे दिया? 10,000 का फायदा दे, 50,000 का फायदा दे दिया, मेरी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। सर अगर मैं मिसाल के तौर पे किसी सोसाइटी में काम करता हूँ, मैं बैरिया में काम करता हूँ, मेरा एम्प्लॉयर 1 करोड़ वाला प्लॉट मुझे 75 लाख का दे देता है, तो मुझे कितने का फायदा दे दिया? 25 लाख का फायदा दे दिया, मेरी इनकम में शामिल होगा। मैं एक होंडा में काम करता हूँ और मेरी गाड़ी की सर्विस की बिल बना था 25,000 रुपये, उन्होंने कहा तुम हमारे मुलाजिम हो, तुम 5,000 दे दो, कितने का फायदा दे दिया? 20,000 का फायदा दे दिया, मेरी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। गर्ज ये कि जो फायदा भी मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे दिया मेरी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा अंडर द हेड सैलरी। अच्छा अगली बात सुनिएगा जरा ध्यान से, डेप्रिशिएबल एसेट्स। बाज़ औक़ात मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे फ्रिज दी और कहा कि ये रिटर्नेबल बेसिस पर है, यानी तुमने नौकरी छोड़ी तो मैं तुमसे ये फ्रिज वापस ले लूंगा। अब इस केस में मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे कितने का फायदा दिया है? इस केस में ये फ्रिज रिटर्नेबल थी, इस केस में मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे डेप्रिसिएशन के बराबर फायदा दिया, चूंकि जब मैंने नौकरी छोड़नी थी फ्रिज वापस करनी पड़नी थी, जितना इस्तेमाल किया उसके बराबर मुझे फायदा दिया है, वो डेप्रिसिएशन के बराबर फायदा होता है, वो मेरी इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा अंडर दैट सैलरी। अब मैं रिटायरमेंट बेनिफिट्स की बात करने लगा हूँ। रिटायरमेंट बेनिफिट्स की बात करूँ तो ग्रेच्युटी, सर जी ये मैप्स हैं, ये दिमाग में रखिएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले ये देखें गवर्नमेंट ग्रेच्युटी है, गवर्नमेंट ग्रेच्युटी है तो वो एग्जाम्प्ट होती है। दूसरे नंबर पे ये देखिए कि ये ग्रेच्युटी अप्रूव्ड है या अनअप्रूव्ड है। अगर अप्रूव्ड है तो फिर देखिए फंड है या स्कीम है। अगर फंड है तो एग्जाम्प्ट, अगर स्कीम है तो अप्रूव्ड ग्रेच्युटी स्कीम 3 लाख तक एग्जाम्प्ट होती है, उससे ऊपर टैक्सेबल होती है। और अगर अनअप्रूव्ड है तो 75,000 या 50% ऑफ ग्रेच्युटी विच एवर इज लोअर, उस हद तक टैक्स लगता है। अच्छा जी, इसका मतलब यह है 75,000 या 50% ऑफ ग्रेच्युटी, इनमें से लोअर हो इस हद तक एग्जेम्प्ट और उससे ऊपर टैक्स लगेगा। हाँ ये रियायत है अनअप्रूव्ड के लिए, लेकिन ये वाला रूल अप्लाई नहीं होगा अगर पेमेंट नॉन रेजिडेंट को की जाए या पेमेंट रिसीव्ड आउटसाइड पाकिस्तान हो या पेमेंट किसी ऐसे डायरेक्टर को की गई है जो रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है या एक से ज़्यादा ग्रेच्युटी है, तो उस पर ये वाला रूल अप्लाई नहीं होता। पेंशन की बात करूँ तो सिर्फ 5 बातें हैं। पेंशन एग्जेम्प्ट है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप दोबारा रिटायरमेंट के बाद उसी एम्प्लॉय के पास या उसके एसोसिएट के पास चले जाते हैं तो पेंशन पे टैक्स लगेगा। तीसरी बात, अगर आप एक से ज्यादा पेंशन लेने तो एक पेंशन एग्जेम्प्ट होती है, उससे ऊपर वाली एग्जेम्प्ट नहीं होती। चौथी बात, अगर किसी बंदे की उम्र साल के पहले दिन 60 साल या उससे ज्यादा है तो हर तरह की पेंशन एग्जेम्प्ट है। पांचवी बात, आर्मी का बंदा और सरकारी मुलाजिम, इनकी हर तरह की पेंशन एग्जेम्प्ट है। सिर्फ ये 5 बातें पेंशन में लिखी हुई हैं। अच्छा जनाब, पी फंड की बात करूं तो पी फंड का फिनोमिना समझिए जरा। एक तरफ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है, एक तरफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन लेट्स से 2,000 है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 2,000 है, ये दोनों मिलकर एक पूल बनाते हैं 4,000 रुपए का। इस पूल को इन्वेस्ट कर देते हैं, 10% मुनाफा आता है 400 रुपए और एक्यूमुलेटेड बैलेंस कितना बन जाता है। ये कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में होगा ना फिर आपको समझ आएगी असल में प्रोविडेंट फंड क्या बुला है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट और फिर एक्यूमुलेटेड बैलेंस। अच्छा अगला साल हुआ, फिर एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया, फिर एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया, अब टोटल अमाउंट कितनी होगी 4,400 प्लस 4,000 8,400। अब इस पर फिर इंटरेस्ट मिला 840 और एक्यूमुलेटेड बैलेंस कितना हो गया 9,002। इस तरह से चलता है ये। अच्छा अब इसकी टैक्स, अब इसमें 4 स्टेजेस हैं, एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर, इंटरेस्ट
और एक्यूमुलेटेड बैलेंस। सबसे पहली बात करते हैं हम, अगर गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड है, बस फिर बहस ना करो, गवर्नमेंट का नाम आ गया कुछ भी टैक्स नहीं होगा। अगर अनरिकग्नाइज्ड है, अगर अनरिकग्नाइज्ड है तो जनाब एम्प्लॉय पर कोई ट्रीटमेंट नहीं है, एम्प्लॉयर पर कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इंटरेस्ट पर कोई ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन जब पैसे मिलेंगे, जब पैसे मिलेंगे, रिसीट जब होंगे, तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट उस पर टैक्स लगेगा। जितने पैसे आपको मिले, ये देखो, ये देखो, आपको पता है लेट से कितने पैसे मिले हैं? आपको मिले 9,240 रुपए। इसमें से कितनी अमाउंट पे टैक्स लगना है? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना है? 4,000। इंटरेस्ट कितना है? 1,240। तो 5,240 ये अमाउंट टैक्सेबल होगी अनरिकग्नाइज के केस में, यानी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पे टैक्स नहीं लगना। ये जो एक्यूमुलेटेड बैलेंस है, इस केस में बात ये कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पे टैक्स नहीं लगना। अगर रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड की बात करूं तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पे तो कोई टैक्स नहीं लगना। एम्प्लॉयर, अलबत्ता एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पे टैक्स लगना है, लेकिन 1.5 लाख या 1/10 ऑफ बेसिक सैलरी डियरनेस अलाउंस, इनमें से जो लोअर होगा वहां तक एग्जेम्प्ट है। उससे जो इजाफी अमाउंट होगी उस पर टैक्स लगेगा। इंटरेस्ट पे टैक्स लगना है, कितना? 16% इंटरेस्ट रेट या 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी डियरनेस अलाउंस। इनमें से जो हायर होगा उस हद तक माफ है, उससे ऊपर की अमाउंट पे टैक्स लगना है, और एक्यूमुलेटेड बैलेंस एग्जेम्प्ट है। इसकी एग्जाम्पल लाजमी कीजिएगा, ये सिर्फ डिस्कशन से बात नहीं बनेगी, आपके पास पेपर में भी सवाल है। अच्छा ज़रा देखिएगा, अगली बात आपके साथ करने लगूँ। अगर आपका एम्प्लॉयर होटल और रेस्टोरेंट है और वो आपको फ्री फूड देता है, अगर आपका एम्प्लॉयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और वो आपको फ्री एजुकेशन देता है, अगर आपका एम्प्लॉयर हॉस्पिटल या क्लिनिक है और वो आपको मेडिकल ट्रीटमेंट देता है फ्री या सब्सिडाइज, एग्जेम्प्ट है। आपका एम्प्लॉयर होटल फ्री खाना दे रहा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फ्री एजुकेशन दे रहा है, अस्पताल फ्री इलाज करा रहा है, तो वो क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा सर जी। उसके बाद अगली बात करें तो मेडिकल और अलाउंस, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, बार बार पेपर में आया है। मेडिकल अलाउंस अगर अकेला हो तो वो अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी एग्जेम्प्ट है। मेडिकल फैसिलिटी हो तो पहले देखा जाएगा वो एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है या नहीं है। अगर एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो, एनटीएन ऑफ द हॉस्पिटल हो या प्रैक्टिशनर हो और अटेस्टेड बाय एम्प्लॉयर हो तो एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन अगर नॉट एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो तो वो टैक्सेबल होता है। केस नंबर 3, अगर मेडिकल अलाउंस और मेडिकल फैसिलिटी दोनों हो तो मेडिकल अलाउंस एग्जेम्प्ट होगा और मेडिकल फैसिलिटी टैक्सेबल होगी। कितनी? टोटली टैक्सेबल होगी सारी की सारी। चूंकि पहले मेडिकल अलाउंस को देख लिया, अगर वो एग्जेम्प्ट है तो पहले मेडिकल फैसिलिटी को देख लिया, अगर वो एग्जेम्प्ट है तो मेडिकल अलाउंस टोटली टैक्सेबल। और अगर आपने देखा मेडिकल फैसिलिटी टैक्सेबल है तो फिर मेडिकल अलाउंस अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी क्या होगी? एग्जेम्प्ट। डन हो गया सर जी, ये हमने बात कर ली। उसके बाद लीव इनकैशमेंट सिर्फ सरकारी मुलाजमों का प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट एग्जेम्प्ट होता है, वरना हमेशा टैक्सेबल होता है। WPPF एग्जेम्प्ट होता है सर जी। अगर पेंशन को इकट्ठा किया जा रहा है एग्जेम्प्ट होगा। अलाउंस टू पर्सन वर्किंग आउटसाइड पाकिस्तान, अलाउंस टू पर्सन वर्किंग आउटसाइड पाकिस्तान, ये क्या होगा सर जी? ये भी एग्जेम्प्ट होगा। सर्विसेज भी बांट दी हैं और उसके एवज पैसा भी, सर्विसेज भी बांट दी हैं और उसके एवज बेनिफिट भी मुल्क से बाहर मिला है तो वो एग्जेम्प्ट होगा सर जी। फुल टाइम टीचर की बात सुने, कोई भी फुल टाइम टीचर या रिसर्चर हो, फुल टाइम टीचर या रिसर्चर हो, काम कहाँ कर रहा हो? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, बोर्ड ऑफ एजुकेशन में, HEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में या गवर्नमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में, तो इसकी जितनी सैलरी होगी, सैलरी इनकम का 25%। यहां पे एक टिकी पॉइंट पता क्या है? पूरी इनकम का नहीं, इनकम में से सैलरी की जितनी इनकम है उस पर सैलरी का रेट देकर टैक्स निकालें, जितना टैक्स बनेगा उसका 25% माइनस करने की इजाजत है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। अच्छा जी, अगर कोई बंदा पाकिस्तान से बाहर गया और फिर बाहर ही रह गया तो बाहर उस साल में वो वापस पाकिस्तान नहीं आया तो जितनी उसने फॉरेन सैलरी कमाई वो एग्जेम्प्ट होगी। अगर कोई बंदा पाकिस्तान में बैठ के फॉरेन सैलरी कमा रहा है तो वो भी एग्जेम्प्ट होगी। 2 शर्तें पूरी होनी जरूरी है। शर्त नंबर 1, एम्प्लॉयर ने, द एम्प्लॉयर हैज विदहेल्ड इनकम टैक्स, एम्प्लॉयर ने टैक्स काट के पे किया है। और दूसरा, एम्प्लॉयर ने जो सैलरी आपको दी है उसने टैक्स काट के दी है। और दूसरा, उसने एम्प्लॉयर ने टैक्स वहां की उस मुल्क की रेवेन्यू अथॉरिटी को जमा करवाया है।
ले सर, ये सारी बातों की मुझे सिर्फ 10 मिनट एक्स्ट्रा चाहिए होंगे, मैं एम्प्लॉय शेयर स्कीम करवा दूं, ये नहीं मैं छोड़ना चाहता, बड़ा क्रूशियल है। ले सर, एम्प्लॉय शेयर स्कीम की बात करने लगा, बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, जरा ध्यान से। मैंने ना इसको समराइज करके एक स्लाइड पे ले आया हूं, तवज्जो से देखेंगे, बात यहीं पे ही ओवर हो जाएगी। सर जी, एम्प्लॉय शेयर स्कीम वो स्कीम, एम्प्लॉय शेयर स्कीम वो स्कीम जिसके तहत एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को शेयर्स देते थे। अब ध्यान से सुनना, केस नंबर 1, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को शेयर्स दे दिए, कितने के? सर जी 10 रुपए वाला शेयर उसने उसको 5 रुपए का दे दिया, कितने का फायदा दिया? 5 रुपए का फायदा दिया, उसकी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। यानी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को शेयर दिए जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू 10 रुपए थी, आपने कितने पैसे देकर वो शेयर खरीदा? 5 रुपए। आप वो कितने का फायदा हो गया? 5 रुपए पर शेयर फायदा हो गया, ये इनकम में शामिल होगा। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को फ्री में शेयर दे दे, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को फ्री में शेयर दे दे तो कितने का फायदा दे दिया? 10 रुपए का फायदा दे दिया, इनकम में शामिल होगा। हमने फायदा कैलकुलेट करना है, फ्री में दे दे तो 10 का फायदा है, 10 वाला शेयर 5 का दिया है तो कितने का फायदा हो गया? 5 का फायदा हो गया, इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को शेयर ना दे बल्कि क्या दे दे? ऑप्शन दे दे। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ऑप्शन शेयर नहीं होता, ऑप्शन समझ लीजिए एक टोकन होता है, एक जरिया होता है जिसके थ्रू शेयर खरीदा जा सकता है। तो भाई अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को ऑप्शन दे दी तो उस पर कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होती। हाँ, अगर एम्प्लॉयर, केस नंबर 3, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ऑप्शन दे दे और वो ऑप्शन एम्प्लॉय वो ऑप्शन ही बेच दे तो जितना फायदा होगा वो टैक्सेबल अंडर दैट सैलरी होगा। केस नंबर 3, ऑप्शन आपको मिली, आपने वो ऑप्शन ही बेच दी। सर जी मार्केट में शेयर 30 रुपए का है, आपके पास ऑप्शन है, आप 10 रुपए का शेयर खरीद सकते हो, तो ये तो फायदेमंद चीज है ना। आप यही ऑप्शन किसी को बेच देते हो तो जो फायदा होगा वो इनकम में शामिल होकर टैक्सेबल होगा अंडर दैट सैलरी। केस नंबर 4, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को ऑप्शन दी, एम्प्लॉय ने वो ऑप्शन अवेल कर ली, वाकई में शेयर खरीद लिए। तो जब शेयर खरीदे उसकी वैल्यू क्या थी? 1 लाख रुपए। आपने ऑप्शन के दिए थे 1000 रुपए और एक्सरसाइज प्राइस थी 10,000 रुपए, तो कितने का फायदा हो गया? 89। बाज़ औक़ात ऑप्शन फ्री में मिल जाती है। अगर कुछ ना सवाल में बताया तो अंडरस्टूड है कि ऑप्शन 0 रुपीज की मिली है, फ्री मिली है। बाज़ औक़ात आपको ऑप्शन खरीदने के लिए भी पैसे अदा करने पड़ते हैं। बहरहाल ये आपके पास शेयर आ गया, आपने ऑप्शन खरीदी है 1000 रुपए की और आपने ऑप्शन को एक्सरसाइज किया 10 रुपए फी शेयर के हिसाब से 10,000 रुपए की। आपको जो शेयर के मालिक बने तो वो शेयर कितने का था? 1 लाख रुपए का। कितने का फायदा हो गया? 89,000 का फायदा हो गया, जो आपकी इनकम में शामिल होके टैक्स होगा। तो यहां पर पॉइंट ये है, 4 बातें बताई। बात नंबर 1, शेयर आपको मिले, जितना फायदा हुआ इनकम में शामिल। बात नंबर 2, ऑप्शन पे कोई टैक्सेबिलिटी नहीं। बात नंबर 3, ऑप्शन को बेच दी, जितने का ऑप्शन खरीदा था लेस करेंगे, जो फायदा हुआ टैक्सेबल अंडर दैट सैलरी। बात नंबर 4, आपने ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लिया, जितने का फायदा हुआ टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। बात नंबर 5, एम्प्लॉयर ने देखा, एम्प्लॉयर ने कहा मैंने तो इसको ऑप्शन दी थी कि ये शेयर अपने पास रखेगा, इसने शेयर ही बेच दिए। अब एम्प्लॉयर ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी। अगर रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर है, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर है तो क्या होगा? दिस इज केस नंबर 5। तो भाई असल बात याद रखना, जब आप खुद किसी शेयर को बेच नहीं सकते तो असल में आप मालिक बने ही नहीं। सर समझ आ रही है? बात यह है कि अगर आप, जब रिस्ट्रिक्शन खत्म होगी तब आप मालिक बनोगे। जब मालिक बनोगे उसकी फेयर मार्केट वैल्यू लो, उसमें से कॉस्ट ऑफ ऑप्शन एक्सरसाइज प्राइस लेस कर दो, जो बेनिफिट होगा टैक्सेबल अंडर दैट सैलरी। तो इन दोनों केसेस में एक बात ध्यान में रखो, जब मालिक बनोगे वो टैक्सेबल अंडर दैट सैलरी होगा। केस नंबर 4 में रिस्ट्रिक्शन नहीं थे, फौरी मालिक बन गए। केस नंबर 5 में रिस्ट्रिक्शन थी, रिस्ट्रिक्शन खत्म होने पर मालिक बने। जब मालिक बने उसकी फेयर मार्केट वैल्यू लो, कॉस्ट ऑफ ऑप्शन एक्सरसाइज प्राइस लेस करो, जो बेनिफिट होगा टैक्सेबल अंडर दैट सैलरी होगा। जब मालिक बन गए तो जो बेनिफिट होगा वो टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी होगा। आपने मालिक बनने के बाद शेयर को ऊपर अलमारी में रख दिया, 6 साल तक शेयर अलमारी में पड़े सूखते रहे। अब कीमत क्या हो गई? बढ़ गई। शेयर की कीमत 100 से 120 हो गई, या शेयर की कीमत 120 से 140 से 160 हो गई। मालिक बनने के बाद शेयर की कीमत जो बढ़ी है वो फायदा मुझे मेरे एम्प्लॉयर ने नहीं दिया, बल्कि वो फायदा शेयर की कीमत बढ़ने की वजह से हुआ है।
और मैंने वो शेयर बेच दिए, सर दो बातें इंपॉर्टेंट है, पहले मैं मालिक था, दूसरी बात मैंने वो शेयर संभाल के रखे, शेयर की कीमत बढ़ गई, मैंने वो शेयर बेच दिए, अब जो फायदा हुआ वो टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी नहीं होगा बल्कि टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल। और पॉइंट समझ आ रहा है, इसको दोनों एंगल से, आप मालिक बने, जो फायदा हुआ वो अंडर द हेड सैलरी, मालिक बनने के बाद शेयर को होल्ड किया, कीमत बढ़ी, अब जो फायदा हुआ वो एम्प्लॉयर की वजह से नहीं हुआ बल्कि शेयर की कीमत बढ़ने की वजह से हुआ है, इस वजह से ये टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी नहीं होगा बल्कि टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन होगा। अच्छा, अब यहां पर 6 बातें हो गई, 7वीं बात है, अगर ड्यूरिंग द रिस्ट्रिक्शन बेच दिया जाए, भाई एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि रिस्ट्रिक्शन है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं रिस्ट्रिक्शन के दौरान बेच दिया, मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया अपने दोस्त के साथ कि जैसे ही मैं मालिक बनूंगा मैं ये शेयर तुम्हें दे दूंगा, ठीक हो गया। अब मैंने जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अब शेयर की कीमत बढ़ेगी तो फायदा मुझे होगा या उससे होगा? उसको होगा, चूंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया है। सर समझ आ रही है? अब इस केस में देखें, अगर मैंने ये बात तय कर ली कि जैसे ही मैं शेयर का मालिक बनूंगा मैं ये शेयर तुम्हारे नाम कर दूंगा, सो मैंने डिस्पोज कर दिया, उससे पैसे भी ले लिए मैंने 150 के हिसाब से। इस केस में जो डिस्पोजल है उसमें से कॉस्ट ऑफ ऑप्शन और एक्सरसाइज प्राइस लेस करें, जो बेनिफिट आएगा वो टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी होगा। यहां पर एक बात बड़ी अहम है समझने वाली कि भाईजान, मालिक बनने के बाद जब आप शेयर को होल्ड करते हैं तो जो बेनिफिट होता है वो टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन होता है। कैपिटल गेन की एक और निशानी याद रखें, एम्प्लॉय शेयर स्कीम में जब भी कैपिटल गेन आएगा तो वो पहले ऑलरेडी अंडर द हेड सैलरी टैक्स हो चुका होगा। अच्छा, अब यहां पर देखो केस नंबर 7 में भी शेयर बेचा है, आप शेयर बेचे, मालिक बनकर शेयर बेचे या मालिक बनने से पहले बेचे, जो फायदा होगा वो टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। मालिक बनने के बाद आपने शेयर को होल्ड किया, अब इस केस में जो फायदा होगा वो टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी नहीं होगा बल्कि कैपिटल गेन होगा। सर ये टोटल डिस्कशन थी एम्प्लॉय शेयर स्कीम की, मैंने आपके साथ ये सारी डिस्कशन थोरो कर ली। अगर आप सिर्फ ये वाली स्लाइड ध्यान से पढ़ लें, इससे बियॉन्ड आज तक कभी सवाल पूछा नहीं है। ये 7 केसेस है मैक्सिमम। ले सर, ये हमारी डिस्कशन थी, इसके हवाले से मैं एक बात बस थोड़ी सी बताकर अपना सेशन क्लोज करूंगा। मैंने आपको यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 4 बड़ी डिटेल में पढ़ाया है, अलबत्ता ये चीज़ थोड़ी सी रह गई है, मैंने मुझसे 10 मिनट तो लिए हैं, मैं चाह रहा हूँ कि मैं ये वाली बात बता देता हूँ आपको। हाँ, अब एक बात है यार, ये समझो, क्रक्स बताने लगा हूं बस। अगर मैंने अब मैं लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर की बात करने लगा हूं, लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर की बात करने लगा हूं। मैंने कितने का लोन लिया अपने एम्प्लॉयर से? 20 लाख रुपए का, 20 मिलियन का, सॉरी। अब 3 तरह की पोजीशंस हो सकती हैं। एक है कि ये इंटरेस्ट फ्री लोन है, अगर मैं बैंक से लेता तो मुझे वो बैंक सूद लेता मुझसे, मेरा एम्प्लॉयर कहता कोई बात नहीं, तुम हमारे मुलाजिम, हम तुमसे सूद नहीं लेंगे। इसका मतलब है मेरा एम्प्लॉयर मुझे फायदा दे रहा है जो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी। यस और नो? पहली बात तो यार आखिरी 10 मिनट थोड़े से अलर्ट रहना भैया। पहला केस है 10%, मुझे अगर मेरा एम्प्लॉयर इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहा है तो कितने का फायदा मुझे दे रहा है? 10% का फायदा मुझे दे रहा है, वो मेरी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। मार्केट का रेट है 10%, वो मुझसे 4% चार्ज कर रहा है, कितने का फायदा दे रहा है? 6% का फायदा दे रहा है, मेरी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। मार्केट का रेट 10% है, मुझसे वो 12% चार्ज कर रहा है, कितने का फायदा दे रहा है? कोई फायदा नहीं दे रहा, वो तो पहले मुझसे ज्यादा पैसे ले रहा है। अब देखना जरा, अब जितना फायदा मेरा एम्प्लॉयर मुझे दे रहा है वो मेरी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा अंडर द हेड, मेरी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा अंडर द हेड सैलरी। पहले केस में 10% के बराबर फायदा है, दूसरे केस में 6% के बराबर फायदा है, तीसरे केस में कोई फायदा नहीं। अच्छा जरा देखिएगा, ये पहली बात। अच्छा, इस रूल की एक्सेप्शन क्या है? अगर लोन 1 मिलियन तक हो तो जो फायदा भी मेरा एम्प्लॉयर मुझे देगा इनकम में शामिल होकर टैक्स नहीं होगा। दूसरा क्या है? अगर मेरा इंटरेस्ट लेना बनता था और मैंने माफ कर दिया, और उसके बदले में, ये बात ध्यान से सुनो फिर, अगर मेरा इंटरेस्ट लेना बनता था, मैंने प्रोविडेंट फंड में पैसे जमा कराए हुए थे, वहां पर मेरा इंटरेस्ट लेना बनता था, मैंने कहा सूद है, सूद हराम है, मैंने सूद नहीं लेना, मैंने सूद लेने से इनकार कर दिया। उसके कुछ अरसे बाद मैंने
इंटरेस्ट उसके कुछ अर्से बाद मैंने लोन लिया और मेरे एम्प्लॉयर ने कहा चूंकि ये सूद लेता नहीं है तो हम इसको सूद चार्ज भी नहीं करेंगे, उसने भी मुझे इंटरेस्ट फ्री लोन दिया। मैंने ना सूद लिया है ना मैंने सूद देना है। इस केस में जो इंटरेस्ट फ्री लोन होगा उस पर कुछ भी बेनिफिट टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी नहीं होगा। तो दो बातें हैं। बात नंबर 1, अगर 1 मिलियन तक का लोन हुआ तो कुछ भी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी होगा। बात नंबर 2, अगर मैंने सूद लिया नहीं है तो मुझ पे सूद चार्ज भी नहीं करेगा मेरा एम्प्लॉयर, और उस केस में जो बेनिफिट होगा वो भी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी नहीं होगा। और आखिरी बात, अगर मेरा एम्प्लॉयर मैं अपने एम्प्लॉयर से लोन लेता हूं, लोन लेकर एसेट खरीदता हूं, एसेट से इनकम जनरेट होती है, वो इनकम चार्जेबल टू टैक्स है। लोन लिया, लोन से एसेट खरीदा, एसेट से इनकम जनरेट हुई, इनकम चार्जेबल टू टैक्स है। क्या उस इनकम जो चार्जेबल टू टैक्स है उसमें से क्या इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करने की इजाजत होगी या नहीं? मैंने आई कैप से लोन लिया 20 लाख का, लोन से गाड़ी खरीदी, गाड़ी को ऊपर पे चला दिया, ऊपर से इनकम आई, उस इनकम में से इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करने की इजाजत है या नहीं? भाईजान वो अदर सोर्स में से खर्चा माइनस करने की इजाजत होती है, माइनस करने की इजाजत होगी। कितना लोन माइनस करने की इजाजत होगी? देखो, जितना मैंने पे किया है या जितना अंडर द हेड सैलरी आया, इन दोनों को जमा करेंगे, ये माइनस करने की इजाजत होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर सुनो। मैंने आई कैप से लोन लिया, लोन लेकर एसेट खरीदा, एसेट से इनकम जनरेट हुई, इनकम चार्जेबल टू टैक्स थी, उस इनकम में से इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस होगा या नहीं? द आंसर इज यस, होगा। कितना? जितना फायदा मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे दिया था अंडर द हेड सैलरी आया वो, प्लस जितना एक्चुअल में मैंने पे किया वो, ये दोनों माइनस करने की। पहले केस में पूरा 2 मिलियन लेस होगा, दूसरे केस में जितना फायदा अंडर द हेड सैलरी आया वो भी, प्लस जितना कैश में पे किया वो भी, ये लेस होगा। तीसरे केस में यहां पर तो जीरो है, ये 24 लाख है, 24 लाख लेस होगा। उसने आपकी किताब में जो जुमला लिखा है वो सुनो। उसने कहा अगर इंटरेस्ट फ्री या कंसेशनल लोन था तो बेंचमार्क रेट के हिसाब से जो फायदा आपने लिया है वो इनकम में से माइनस करने की इजाजत होगी, और अगर अबव बेंचमार्क था तो जो एक्चुअल आपने पे किया उस हिसाब से वो इनकम में से माइनस करने की इजाजत होगी। मैंने मैक्सिमम बातें बता दी, बस एक बात है जिसकी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा, मैं बता दूं, टैक्स बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसकी कैलकुलेशन ज्यादा होती है, बार बार टैक्स को भी कैलकुलेट करना होता है, उस पर ना टाइम काफी ज्यादा लग जाता होता है क्लास का। तो मैंने इसलिए उसको पहले प्लान किया हुआ था कि मैं वो आपको वीडियो फॉर्म में शेयर करूंगा। आज के लिए इतना ही है, मैंने मैक्सिमम पार्ट आपको सैलरी का सारा रिवाइज करवा दिया है। मेरी तरफ से थैंक यू जी।